हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। कुछ दिनों पहले एसएससी सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट आया। इस रिजल्ट के बाद मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए। इनमें ऐसे मैसेज भी थे जहां पे बच्चों को उनकी ड्रीम पोस्ट मिल गई, और ऐसे मैसेजेस भी थे जहां पे बहुत अच्छे मार्क्स ला के भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन ये जो चीज़ हुई है, जो ये हाई कट ऑफ गई है, इसको देख के मैं भी बहुत हर्ट हूँ। क्योंकि मुझे ये बिल्कुल समझ आता है, जो बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लाया है वो अपने फैमिली वालों को क्या बोलेगा कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। फैमिली वालों को छोड़ो, वो अपने आप को भी क्या बोलेगा। जब मैं ये जानता हूं कि किसी का 341 है, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप ये सोचो कि बच्चा 341 लाके भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, अगली बार क्या गारंटी है कि वो 350 लाके भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके पास कैसे ये हिम्मत आएगी कि वो अगली बार भी तैयारी करे। तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आता कि ये सब एसएससी में क्यों हो रहा। और यूजुअली जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाता हूँ, मुझे पता होता है कि मुझे आपसे कौन सी चीज़ों पे बात करनी है और मेरी एग्जैक्ट मैसेजिंग आप सबके लिए क्या रहने वाली है, और तब मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। इस वीडियो में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं आप सबसे क्या बात करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो सिचुएशन है ना, अनफॉर्चुनेटली इसका कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। और इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें, जो कुछ भी मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अब एसएससी में एग्जैक्ट इशू क्या हुआ है उसके बारे में बात करने से पहले एक रीसेंट स्टेटमेंट देखो जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये 12 मार्च को ही बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, जहां पे वो कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट केयर इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज अ मस्ट टू कीप पब्लिक फेथ अलाइव। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अब आप देखो कि सिस्टम ने, गवर्नमेंट ने हमको एक पब्लिक एग्जामिनेशन बिल भी दिया, जो रिसेंटली अभी पास हुआ था फरवरी 5 2024 को, जहां पे बहुत सारे ऑफेंसेस को उन्होंने हाईलाइट किया। अगर कोई कैंडिडेट को असिस्ट करता हुआ पकड़ा जाएगा, अगर कोई टैंपरिंग होगी डॉक्यूमेंट्स में, तो उन सबको सजा होगी। ठीक है, इसी बिल में एक और चीज़ कही गई है कि सर्विस प्रोवाइडर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई वायलेशन हो रहा है, अगर कोई चीटिंग हो रही है, अगर कोई माल प्रैक्टिस हो रही है, तो उसको पुलिस और कंसर्न एग्जामिनेशन अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है सर्विस प्रोवाइडर को। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन पे 1 करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है, लेकिन आप सबको पता है कि ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में चीजें बदलने में टाइम लगता है। जैसे कि आपको पता होगा, एसएससी 3-4 साल पहले 2 से 3 साल लग जाते थे नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक में, लेकिन आज आप देखोगे कि ये लेस देन 1 ईयर हो गया है। ठीक है, और कितना फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स हो रहे हैं। तो चीजें हैं, चेंज होंगी। आपको थोड़ा पेशेंट रहना है और पेशेंटली इस चीज में काम करना है। ठीक है, अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2024 फाइनल रिजल्ट के बारे में। तो इस वीडियो में मैं 3 बातों पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला कि रूट कॉज क्या है, ठीक है, क्यों इतनी कट ऑफ गई, क्या मुझे समझ आया, और उसके बाद आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। और तीसरी चीज हम बात करेंगे कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं, जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं, उनका क्या माइंडसेट होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं ये हाई कट ऑफ की। तो देखो, इसमें रूट कॉज 2 चीज़ों को कहा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कही जा रही है कि भाई नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है ना, वो एब्रप्ट हुआ है। ठीक है, एब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और दूसरा जो कहा जा रहा है कि बोनस टू ऑल वाले जो क्वेश्चंस हैं, या ऐसे क्वेश्चंस जो रॉन्ग कर दिए गए या राइट कर दिए गए, उन क्वेश्चंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ वेरी किया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो, नॉर्मलाइजेशन पे। अब यहाँ पे मैंने जो एसएससी का नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है ना, वो ले लिया है। ठीक है, और इस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, लेकिन आप ना शॉर्ट में बस इतना समझो कि इस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अगर किसी शिफ्ट में आपके मार्क्स एवरेज मार्क्स से कम है, मान लो ये एवरेज मार्क्स है। ठीक है, यहां से अगर कोई स्टूडेंट के मार्क्स एवरेज मार्क्स से कम है ना, तो उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर डिक्रीज होता है। और एवरेज मार्क्स से अगर आप ऊपर स्कोर करते हो तो आपका स्कोर इंक्रीज होता है। ठीक है, मान लो जैसे कि 390 का अपना पेपर था मेंस का। ठीक है, इसमें अगर हम मान के चलते हैं कि एवरेज मार्क्स है 250, तो अगर 250 से ऊपर आपके मार्क्स हैं तो मार्क्स इंक्रीज होते हैं, और 250 से नीचे आपके मार्क्स हैं तो आपके मार्क्स डिक्रीज होने चाहिए एज पर नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। ठीक है, ये मैं आपको एक बहुत ही जनरलाइज पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, तो ये एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन का लॉजिक होता है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, उसको देखो। इसमें किसी टेलीग्राम चैनल ने ये वेरीफाई किया है और वहाँ से ये डेटा मैंने लिया है। उसमें ये कह रहे हैं कि ईएसएम कैटेगरी में 18 जनवरी की शिफ्ट में 199 रॉ स्कोर था, वो बढ़ के हो गया 261, और इनको मिली पीएएस से। ठीक है, लेकिन 18 जनवरी का ही आप एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे ईएसएम ही कैटेगरी थी, यहाँ पे रॉ मार्क्स था 276, और ये रॉ मार्क्स रिड्यूस होके हो गया 261, मतलब 14 मार्क्स का रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ आपको, अगर नॉर्मलाइजेशन ठीक ठीक हुआ है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में स्कैम नहीं हो सकता। ठीक है, ये हुआ होगा तो ये बोनस क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन, इसकी वजह से ही हुआ होगा। अब यहाँ पे आप एक और एग्जाम्पल देखो, 20 जनवरी की शिफ्ट में ओबीसी कैटेगरी में 44 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है, जबकि 20 जनवरी की ही शिफ्ट में
315 रॉ मार्क्स लाके भी 32 मार्क्स का डिक्रीज हुआ है। तो ये भी जो है ना, ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रॉ मार्क्स 304 है और 315 है सेम शिफ्ट में, तो यहाँ पे 315 वाले के भी बढ़ने चाहिए और 304 वाले के भी बढ़ने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और यही वो चीज़ है जो हमें फाइनल आंसर की के बाद पता चलेगी। ठीक है, मेरा अपना एजम्पशन है कि जो ये बात कही जा रही है कि नॉर्मलाइजेशन एब्रप्ट हुआ है, किसी बच्चे के मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, किसी बच्चे के मार्क्स घटा दिए गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए आरटीआई लगेगी, फाइनल आंसर की जो भी मार्क्स हैं वो निकाले जाएंगे। आप लोग भी अपनी रिसर्च करना, क्योंकि इस चीज का ना एग्जैक्ट ट्रेल है। अगर कोई पर्टिकुलर किसी बच्चे के मार्क्स किसी शिफ्ट में बढ़ा दिए जाते हैं या कम कर दिए जाते हैं जस्ट बिकॉज कि कोई स्कैम हुआ है या उसका सिलेक्शन करवाना है, तो इसका एक ट्रेल बन जाएगा और इस ट्रेल से ना कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता, या कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास ये अथॉरिटी होगी करने की, वो अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि इसका ट्रेल दिख जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको पता करना। जो मेरी समझ है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इस चीज में स्कैम होना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल है। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ और भी स्क्रीनशॉट्स है जिससे आप देख सकते हो। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है, इनका भी स्क्रीनशॉट मेरे पास आया। 20 जनवरी की शिफ्ट थी, इसमें इनके टोटल रॉ मार्क्स से 335 और इन्हें जो पोस्ट मिली है वो है टैक्स असिस्टेंट की। ठीक है, एक यहाँ देख सकते हो तोशिफ राज, ओबीसी कैटेगरी है, 20 जनवरी की शिफ्ट है, 325 रॉ मार्क्स है, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हो प्रियंका है, एससी इनकी कैटेगरी है, इनको 310 मार्क्स से टोटल, फिर भी इन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो ये जो अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, उसका रूट कॉज जो मुझे लगता है वो है सिली क्वेश्चंस। ठीक है, सिली क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चंस जो बोनस हो जाते हैं, या ऐसे क्वेश्चन जो रिप्रेजेंटेशन के बाद सही या गलत कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये मुझे लगता है कि रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो, होता ये पहले भी था, जब पैटर्न नहीं बदला था, 2022 से पहले की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, ये तब भी होता था, लेकिन तब क्या होता था, प्री के 100 क्वेश्चंस होते थे, मेंस में मैथ्स के 100 क्वेश्चन होते थे और इंग्लिश के 200 क्वेश्चंस होते थे। तो टोटल जो क्वेश्चंस होते थे वो होते थे 400। और अगर इसमें 2 या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चंस में ऐसा होता था तो बहुत से बहुत आपका जोन बदल जाता था। ठीक है, कि मान लो आपकी रैंक आ रही है 1200, लेकिन ये 2-3 क्वेश्चंस गलत हो गए तो आपकी रैंक होगी 1800। ठीक है, और आपको मिल रहा था जीएसटी दिल्ली, आपको मिल गया जीएसटी चेन्नई, ऐसा होता था। लेकिन ये नहीं हो सकता था कि आपकी रैंक 1200 चल रही है और ये 2-3-4 क्वेश्चंस की वजह से आपकी रैंक होगी 12,000, ठीक है, या 8,000 और आपको कुछ भी नहीं मिला। अब क्या है कि 130 क्वेश्चंस ही हैं टोटल, और अगर इन 130 क्वेश्चंस में चेंजेस होंगे तो एक क्वेश्चन से 4 नंबर का फर्क पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एसएससी 4 या 5 क्वेश्चन में भी ऐसा करती है तो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये 20 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन है मेंस में। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें जो दूसरा ऑप्शन है कि एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो आप देखो, इसमें कहा गया है कि अ डिस्टिंग्विश्ड जज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। एक्चुअली ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, इवन दिस इज नॉट द क्वांटिफिकेशन। क्यों? क्योंकि अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। ठीक है, ज्यूरिस्ट में अंतर है। ज्यूरिस्ट जरूरी नहीं है कि वो लॉ का कोई प्रैक्टिशनर हो या एडवोकेट हो या जज हो, उसको वो प्रेसिडेंट की नज़र में ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको लॉ की बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड नॉलेज है। तो यहाँ पे जिस बच्चे ने ये ऑप्शन भी मार्क किया है उसको भी मार्क्स मिलना चाहिए। लेकिन अब हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि ये जो वर्ड है जज या ज्यूरिस्ट, इसको एसएससी मानती है कि नहीं मानती है। यहीं पे आ जाता है एसएससी का डिस्क्रिप्शन कि कौन से क्वेश्चंस को देने के बाद उसका आंसर वो क्या मान रही है। ठीक है, इसीलिए चीज़ें कोर्ट में जाती हैं। 2023 का आपको याद होगा ये OKEY वाला केस। ठीक है, इसमें हाई कोर्ट ने भी कह दिया, मान भी लिया कि यहाँ पे एसएससी गलत है, बट फिर भी वो इस बात को नहीं मान रहे और अभी ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है 2023 एसएससी सीजीएल का। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें एक स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है रीजनिंग का। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट है कि मेनी पीपल हैव कंप्लेन टू फाइनेंस मिनिस्ट्री रिगार्डिंग अ डिले इन रिसीविंग रिफंड्स ऑफ देयर इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो इसमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री मस्ट इंश्योर एन इंक्वायरी, ठीक है, इनटू कंप्लेंट्स रिसीव्ड रिगार्डिंग डिले इन इनकम टैक्स रिफंड। और दूसरा जो है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री मस्ट कंपनसेट द इनकम टैक्स पेइज बाय पेइंग इंटरेस्ट ऑन देयर रिफंड्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द डिले। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ कही जा रही है कि अगर डिले हुआ है रिफंड मिलने में तो सबसे पहले एक इंक्वायरी बिठा दो। ठीक है, कि क्यों जो है ये डिले हो रहा है, और दूसरी चीज़ कि जो भी डिले हो रहा है उसमें कॉम्पनसेट करो इनकम टैक्स पेज को इंटरेस्ट देके। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे जो एसएससी ने मार्क किया है वो है बोथ 1 and 2 फॉलोज, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। ये जो पहला ऑप्शन है कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई ये कंप्लेन क्यों रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, और ये मस्ट होनी चाहिए, ठीक है, और ये बात जो है ये सब पे लागू होती है, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मस्ट कंपनसेट, यहां पे वर्ड पे ध्यान देना है, मस्ट कंपनसेट। अब जहां मस्ट आ जाता है ना, वहां पे ये मैंडेटरी हो जाता है कि हर जगह आप ये अप्लाई करो। लेकिन लॉजिकली आप सोचो, देखो ऐसे तो अगर आप इनकम टैक्स आपका डिले होगा तो आपको रिफंड मिलता है, ये एक यूजुअल सिनेरियो है। लेकिन कई बार जो रिफंड मिलने में डिले होता है वो हमेशा सिस्टम की गलती या गवर्नमेंट की गलती नहीं होती। कई बार वहां पे लोगों की भी गलती हो जाती है, कई बार कुछ प्रोसीजरल टेक्निकल ग्लिच हो जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जो इनकम टैक्स पेई है उसका जो बैंक अकाउंट है वही सस्पेंडेड स्टेटस में है, तो उसको कैसे मिलेगा रिफंड? उस केस में आप इंटरेस्ट तो नहीं दे सकते ना। लेकिन जो ये वर्ड कह रहा है कि मस्ट कॉम्पनसेट, ये कह रहा है कि भाई चाहे सिचुएशन जो भी हो, हर केस में यूनिवर्सली एप्लीकेबल बात हो जाएगी कि उसको कंपनसेट होगा, ठीक है, वो इनकम टैक्स जो रिफंड है वो मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये मैं कह रहा हूं कि यहां पे अगर ओनली 1 फॉलोज भी ऑप्शन होगा तो ये करेक्ट होगा और एसएससी को ये मानना चाहिए, नहीं तो इन दोनों ऑप्शंस को ही करेक्ट करना चाहिए। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, होता ये चीज़ है कि मान लो यहाँ पे किसी ने बोथ 1 and 2 फॉलो मार्क किया तो वो तो चुप बैठ जाता है। लेकिन किसी ने ओनली 1 फॉलोज मार्क किया है किसी स्टूडेंट ने, तो वो लगा देता है रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या होता है, एसएससी क्या करती है, इस क्वेश्चन को गलत मान लेगी इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को करेक्ट कर देगी। इस चक्कर में बहुत सारे जो 2 क्लोज ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं वहां पे एक डिस्क्रिपेंसी आ जाती है और गलत क्वेश्चंस को भी सही मान लिया जाता है और सही आंसर्स को भी गलत मान लिया जाता है, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको एसएससी को देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप सब लोगों को एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, जिनका भी आगे एग्जाम है, जब भी रिप्रेजेंटेशन की बात आती है ये उन क्वेश्चंस पे लगता है जहाँ पे क्वेश्चंस गलत हुए हैं। लेकिन आप सब लोग ध्यान रखो, आगे से आपका किसी क्वेश्चन में आप देखो कि अगर डिस्प्यूट हो रहा है और आपको डाउट है, अगर आपने वो क्वेश्चन सही भी किया ना तो भी आप रिप्रेजेंटेशन डालो, ठीक है, क्योंकि एसएससी को इससे पता चलेगा कि भाई ये जो मैंने किया है इधर मैं 2 ऑप्शन को सही कर दूं या मैं करेक्टली एनालाइज करूं, गलत आंसर को सही ना मार्क कर दूं, ठीक है। ये एसएससी को पता लगना चाहिए क्योंकि ऐसा होता है और इसका नुकसान आपको अभी जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें भी देखने को मिलेगा। ये प्रॉब्लम ना हर साल की है, कोई इस साल की प्रॉब्लम नहीं है, तो अगली बार से इस पे भी आप रिप्रेजेंटेशन डालो, ये आपको करना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ, ठीक है, एसएससी के साथ, उसमें क्या किया जा सकता है और क्या रिफॉर्म्स अभी मस्ट हैं जो एसएससी में आने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला जो रिफॉर्म है जो एसएससी को बिल्कुल ध्यान देना है वो है कि आप क्वेश्चंस का लेवल मेंटेन करो, ठीक है, और इसके लिए एक इंटरनल रिव्यू कमेटी बनाई जा सकती है एसएससी में, जो स्पेशली जो मेंस का एग्जाम हो रहा है ना, क्योंकि देखो मेंस एग्जाम हार्डली 8 से 10 लेता होगा एसएससी एक साल में, ठीक है, तो 8 से 10 एग्जाम्स के लिए सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन के लिए वो एक रिव्यू कमेटी बना सकता है, इंटरनल रिव्यू कमेटी, जो क्वेश्चंस के लेवल को एनालाइज करे, क्वेश्चंस के टाइप को एनालाइज करे और उस पर जो रिप्रेजेंटेशन जाए उसको भी एनालाइज करे बैठ के, ठीक है, और तब जाके फाइनल आंसर की दी जाए। इस चीज के लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई जानी चाहिए एसएससी के अंदर। इससे होगा क्या कि वी विल नो अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है तो हमको कौन से लोगों को अप्रोच करना है। आज की डेट में एसएससी एज अ बॉडी हम जानते हैं कि हाँ कुछ भी हमें प्रॉब्लम आ रहा है हम रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हैं, बट फिर भी वहाँ पे हमें पता नहीं कि वहाँ पे कौन लोग इन्वॉल्व हैं। तो अगर हमें एक इंटरनल रिव्यू कमेटी या रिव्यू कमेटी के बारे में पता रहेगा, हम डायरेक्टली उन मेंबर्स को अप्रोच कर सकते हैं अपने जेन्युइन ग्रीवांसेस को लेके, ठीक है। तो एक रिव्यू कमेटी होनी चाहिए एसएससी के अंदर, ठीक है। दूसरा जो रिफॉर्म नीडेड है वो है कि आप बिफोर पोस्ट प्रेफरेंस आप फाइनल आंसर की निकाल दो, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये ट्रांसपेरेंसी का इशू है और इसको एसएससी को इंप्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग अपनी बात को सही तरीके से रखेंगे तो एसएससी मुझे पूरा यकीन है कि इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर सकती है, ठीक है। तीसरा जो मैं चीज़ कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ कि आप स्टेट या जोन का ऑप्शंस दे दो अलॉन्ग विथ पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहली बात एसएससी के पास पूरा डेटा होता है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है और किस जोन और किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो जब एसएससी के पास ये डेटा है तो विथ पोस्ट प्रेफरेंस आप ऐसे बॉक्सेस दे सकते हो अपने स्टेट को प्रेफर करने के लिए। इससे होगा क्या कि जो भी रिपीटर्स एग्जाम दे रहे हैं अपने स्टेट को चेंज करने के लिए, एटलीस्ट वो क्राउड अपने मनपसंद स्टेट को या लोकेशन को चूज करके, पोस्ट को चूज करके अपनी प्रेफरेंस दे पाएगा, और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये किया जा सकता है, ठीक है। अब ऐसी डिमांड मैं मांगने को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये एक फिजिबल डिमांड है। यहां पे एक चीज और आप समझो, जो ये वेटलिस्ट की डिमांड है ना, ये एसएससी में पॉसिबल नहीं है। अब
इस पे बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट करने लग जाएंगे कि इसमें भी होता है, इस एग्जाम में भी होता है, उस एग्जाम में भी होता है। भाई देखो, जब भी मैं आपसे कुछ बोलता हूँ, काफ़ी रिसर्च के बाद बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको 100% बता रहा हूँ, जिस भी एग्जाम में आप देखते हो वेट लिस्ट है, वहाँ पे या तो सिमिलर लेवल के पोस्ट होते हैं, तभी वहाँ पे वेट लिस्ट होती है। एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में वेट लिस्ट नहीं आ सकती, ठीक। उसका रीज़न है कि मान लो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 100 सीट आती है, ठीक है, और 1 से लेके 10 तक जो कैंडिडेट है ना, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चूज करते हैं, और फिर 100 तक सीट भरी जाती है, ठीक है। अब मान लो कि 101 रैंक पे जो बच्चा है ना, वो वेट लिस्ट में चला गया। अब मान लो यहाँ पे जो 10th रैंक बच्चा है, उसने इनकम टैक्स छोड़ दिया, नहीं लिया, उस साल सीट वेकेंट रह गई। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100 फर्स्ट वाले बच्चे को उठा के यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना दिया जाए, ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि आप देखोगे जो यहाँ पे 100वां रैंक वाला बंदा है या 11वां रैंक वाला बंदा है, वो ये कहेगा कि भाई मैंने क्या गलती कर दी कि 101 रैंक वाले बंदे को आप इनकम टैक्स दे रहे हो। तो इस तरह क्या होगा, जब भी कोई लिस्ट निकलेगी, उसमें से जो भी पोस्ट वैकेंट रह जाएगी, उसमें आप पूरा का पूरा लिस्ट हर बार रीशफल नहीं कर सकते, इसलिए वेटिंग लिस्ट पॉसिबल नहीं है। अगर आप बोलोगे, अगर आपको चाहिए, तो मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन ये है कि एक तो आप मांग लो कि भाई स्टेट जोन ऑप्शंस दे दिया जाए पोस्ट प्रेफरेंस के साथ, ठीक है। दूसरा क्या है कि एक ऑप्शन टू विड्रॉ कैंडिडेचर, ये बहुत अच्छी डिमांड है, इसको अभिनय सर ने भी बोला था कि ये एक डिमांड है जो हम रख सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म डिमांड है थोड़ी, इस पे एसएससी को काम करना पड़ेगा, बट अगर ये होता है तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो बच्चे एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं ना, उनकी वजह से सीट बर्बाद नहीं होगी। तो मेरा मानना है कि ये जो 4 डिमांड है यहाँ पे, ठीक है, ये जो 4 डिमांड है वो काफ़ी वैलिड डिमांड है। इसके साथ आप ये चीज़ और कर सकते हो कि आप जो जो मेंस एग्जाम है, जो सीजीएल का मेंस एग्जाम है, वो एक शिफ्ट में ठीक है। हो सकता है कि आप 10 गुना कैंडिडेट ना बुलाओ, आप यार 8 गुना बुलाओ या 9 गुना बुलाओ, अगर सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप कोशिश करो कि मेंस को एक ही शिफ्ट में कराया जाए। तो ये कुछ रिफॉर्म्स हैं जिसे हमें एसएससी को कम्युनिकेट करना है और एसएससी तक अपनी बात पहुंचानी है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें होंगी कैसे, तो देखो 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सोशल मीडिया का, ठीक है। इसमें आप ट्विटर का सहारा ले सकते हो, इसमें आप आरटीआई का सहारा ले सकते हो। और ये जो लोग कहते हैं ना कि ट्विटर कैंपेन करके कुछ नहीं होता, देखो बिल्कुल होता है। आप, ये सिस्टम है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि ये सिस्टम है, ये स्लो है, इसमें चेंज आता है लेकिन टाइम लगता है। तो आप ना एक्टिव रहो, आपका पार्टिसिपेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक कोट लिख रखा है, इसमें लिखा है कि आई एम नॉट अ लिबरेटर, लिबरेटर्स डू नॉट एग्जिस्ट, द पीपल लिबरेट देमसेल्व्स। इसका मतलब ये है कि आप जो स्टूडेंट्स हो ना, वो हो मेन फोर्स बिहाइंड ऑल दिस, ठीक है। आपको सिस्टम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए यूनाइट होना है और यूनाइटेडली अपना काम करना है। देखो, कोई भी टीचर है, कोई भी मेंटर है, इनकी संख्या बहुत ही कम है भाई, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, ठीक है। अगर आप जब तक यूनाइट नहीं होगे, तब तक आप मैसेजिंग को ठीक से सिस्टम तक नहीं पहुंचा पाओगे। तो आपको यूनाइट होना है और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप खुद करोगे, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ एक ये भी पार्ट होना चाहिए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली यही सिनेरियो है, यही रियलिटी है। आपको प्रिपरेशन भी करनी है, साथ में सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, जो चीज़ें आसपास हो रही हैं उस पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा अपने पास ऑप्शन है कोर्ट का, ये भी बहुत इफेक्टिव ऑप्शन है। और इसके लिए जो बाकी टीचर्स जैसे अभिनय शर्मा सर हैं, नीतू मैडम है, ये लोग कह रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास जाना है। मेरा यहाँ पे सजेशन ये रहेगा कि हम जिस भी कोर्ट में जाएं, वहाँ पे बेस्ट लॉयर को हायर करें, चाहे वो कैट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जहाँ भी केस फाइल हो वहाँ पे बेस्ट लॉयर को हायर करें, ठीक है। मैं नीतू मैडम की वीडियो देख रहा था, उसमें ये कह रही थी कि 2024 टियर 1 का जब केस हुआ था, जो अभिनय सर ने किया था, उसमें फर्स्ट हियरिंग के बाद जो सेकंड हियरिंग हुई, उसमें एडवोकेट ने बोला कि भाई उनको 15 लाख रुपए और चाहिए। तो मेरा यहाँ पे सजेशन ये है कि हम एज अ कम्युनिटी आगे आएँ और जो भी फीस हो अलॉन्ग विथ स्टूडेंट्स, हम इस चीज़ को करें, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएं, जहाँ पे देखो, आप अगर 1 लाख स्टूडेंट हो, ठीक है, आप अगर 100 रुपए भी कंट्रीब्यूट करते हो ना, तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उसमें हम बहुत बेस्ट लॉयर हायर कर सकते हैं। तो अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी टीचर्स हैं, सबको ही एक प्लेटफॉर्म बनाए और पैसों की वजह से हम केस ना हारें। ये चीज़ मुझे सजेस्ट करनी है आप सबको, और आई होप कि ये वीडियो भी आप शेयर करोगे टीचर्स के साथ और ये बात भी आप उन तक पहुंचाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमें ऑफलाइन प्रोटेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन ये है कि जब भी प्रोटेस्ट की बात आती है ना, तो 2 तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है कि आप शांति से बैठ के कहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि भाई वहाँ पे प्रोटेस्ट जो है होता है ना, जब भी कभी गैदरिंग होती है, आप क्राउड गैदरिंग देखोगे, प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट हो जाता है, ठीक है। तो मैं दोनों ही सिनेरियो में आपको समझा देता हूँ। जब भी प्रोटेस्ट होता है
तो उसमें अगर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हो आप, तो एसएससी या जो ये अभी का जो डिपार्टमेंट है, अभी का जो ये गवर्नमेंट है, वो आपको साइलेंटली प्रोटेस्ट नहीं करने देगी। वो क्या करेगी, जैसे ही आप 100-200 बच्चे इकट्ठा हो गए, आपको वहाँ पे आएगी पुलिस की गाड़ी और आपको उठा के और वहाँ से हटा देगी। तो आप ये प्रोटेस्ट अभी नहीं कर पाओगे, समहाउ इसकी परमिशन नहीं दी जा रही। दूसरा जो प्रोटेस्ट है कि अगर आप कोई ऐसा प्रोटेस्ट करते हो, कोई ऐसी गैदरिंग करते हो जो बाई चांस वायलेंट हो जाता है, तो फिर वहाँ पे आप पे सीवियर एक्शन हो सकता है। आप सबकी मतलब लाइफ, करियर, सब कुछ खराब हो सकता है। तो इसलिए ये जो ऑफलाइन प्रोटेस्ट का ऑप्शन है, ये ना तो इफेक्टिव है, ना ही अभी आपके लिए इस सिचुएशन में एडवाइजेबल है। तो आप लोग इस ऑफलाइन प्रोटेस्ट के चक्कर में मत पड़ो। ये जो दो चीज़ें हैं, इसको आप लोग अपना हथियार बनाओ। यहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि हम मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ, एक यूनिटी के साथ यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा कर पाएँ, ठीक है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोर्ट हो, जहाँ कहीं भी रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो वहाँ पे हम सब लोग कलेक्टिवली अच्छा करें, ये हमारा एम होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं जो आखिरी पॉइंट है मेरा, कि क्या माइंडसेट होना चाहिए जो भी एसएससी एग्जाम्स 2025 को टारगेट कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो देखो, कुछ हार्श रियलिटीज़ है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, और उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अभी जो एसएससी का एग्जाम है, उसमें आपको अपना हार्डवर्क तो करना ही करना है। साथ ही जो ये लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम की बात करें तो 130 क्वेश्चन हैं। इसमें जैसा कि आपने अभी तक पूरा वीडियो में देखा होगा कि यार 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी इधर उधर हो जा रहा है ना, तो आपका जो है सिलेक्शन, आपके जो बहुत अच्छे रॉ मार्क्स हैं या जो कुछ भी आपने अचीव किया उस साल, वो कंप्लीटली वेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये एक रियलिटी है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो पैटर्न है वो यही है और यही इस पैटर्न की रियलिटी है, ठीक है। साथ ही जब आप सपोज करो, जो बच्चा जो 335 ला रहा है, ठीक है, 340 ला रहा है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसका क्या माइंडसेट होता होगा, क्या उस पर बीतती होगी, ठीक है। तो इसमें जो मल्टीपल अटेम्प्ट लगता है ना, वो बहुत ही डिस्हार्टनिंग है, ठीक है। और आपको बहुत ही मतलब बहुत ही स्ट्रांग माइंडसेट का होना पड़ेगा इस चीज़ को झेलने के लिए, कि आप बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं ले रहे हो, तो भी आप अगली बार दे रहे हो, अटेम्प्ट ले रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपका स्ट्रांग माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए, वो चाहिए लक, कि बिना लक के आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे एसएससी के एग्जाम में। और अब ये लक फैक्टर ज़्यादा हो गया है। देखो, लक फैक्टर आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में मिलेगा, लेकिन अभी का जो एसएससी का पैटर्न है, उसमें लक फैक्टर का मैं जो रोल मानता हूँ, वो मानता हूँ 50% का, ठीक है। अब हार्डवर्क के बाद 50% का आपका लक का रोल है। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो, ये सब ना थोड़े हार्श ट्रूथ है जो आपको समझने चाहिए जब आप एसएससी की तैयारी करने निकले हो। इसमें अगर आप 22 साल हो, 23 साल हो, 25 साल हो, 26 साल हो, तो आप 1, 2, 3 अटेम्प्ट ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। आप अगर 2 बार दोगे, 3 बार दोगे, तो आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा थोड़ी है कि हर बार ये प्रॉब्लम आती है। और जो जॉब लगती है वो जॉब वर्थ इट है। तो अगर आप इस 22, 23, 24, 26 के एज ब्रैकेट में हो, तो आप थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में रख के चलो। अगर आप 26 एवं हो, ठीक है, अगर आपकी एज 28, 27, 29 ऐसे हो चुकी है ना, तो आपको एसएससी के अलावा भी कुछ और सोचने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये गेम अनसर्टेन है और आज की रियलिटी यही है। तो आई होप कि इस वीडियो से मैं आपको कुछ समझा पाया हूँगा। मैं बिल्कुल भी सर्टेन नहीं हूँ कि मैंने जो बातें इस वीडियो में की उसमें से आप क्या समझ पाए, ठीक है। बट जो कुछ भी मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में किया। थैंक यू वेरी मच।